आए थ्रू दिस प्रोग्राम। अच्छा, वंडरफुल। इतनी दूर तक एक्सेस है इसका, ज़बरदस्त। भारत है ना अफगानिस्तान में? बिल्कुल, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। डॉक्टर साहब आप माइक चेक करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। 10 seconds। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं हम, और यही वो प्रोग्राम है डायबिटीज़ से मुतालिक जो थर्सडे को आपके लिए लेके आते हैं। ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन इज़ राइट हेयर विद अस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। और आप जानते हैं, तारुफ फिर भी कराते चलो, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और लाहौर के माशाल्लाह बहुत नामी ग्रामी डायबिटोलॉजिस्ट में से एक हैं, बल्कि पाकिस्तान के, और हमारे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन। और आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं हर थर्सडे को, अपनी गूनागू मसरूफियात में से वक्त निकालते हैं और पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम पेश करते हैं। और आज हमें ज्वाइन कर रही हैं मिस इकरा तारिक की बजाय मिस मैरी परवेज़, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आपको भी प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट मिस मैरी ये है कि हम डॉक्टर साहब से कुछ ना कुछ सवालात करते हैं। मैं पूछता हूँ सवाल, आप भी पूछ सकती हैं। और हमारे जो पिछले हफ्ते प्रोग्राम हुआ था उसमें से जो लोगों ने कमेंट्स किए थे, हमारे प्रोग्राम में इस वक्त लाइव कमेंट्स भी चल रहे हैं क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, जो कि बैक वक्त विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे भी आ रहा है और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे भी आ रहा है। तो लोग जो क्वेश्चन करते हैं उनके हम सवाल जो है डॉक्टर साहब से पूछते हैं, और इसके अलावा इनबॉक्स में भी हमें कुछ सवालात मौसूल होते हैं जो हम डॉक्टर इम्तियाज़ से पूछते हैं। तो डॉक्टर इम्तियाज़, आज के प्रोग्राम के लिए आपसे जो मैं पहला केस सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ वो हमारे इनबॉक्स में आया है, और वो छोटा सा सवाल है डॉक्टर साहब। पहला मैं दो सवाल जो है ना उनको इकट्ठा कर, जो पिछला भी आपने पूछा था कुछ मेरे ख्याल से सर वही वो पीछे रह जाते हैं कुछ सवाल, तो मैं उनको फिर आगे लेके आता हूँ। पहला सवाल तो बड़ा आम सा है, न्यूट्रिशन के हवाले से है कि दारचीनी सिनेमन का डायबिटीज़ में क्या रोल है। और दूसरा सवाल ये है कि जोड़ों के दर्द के मरीज़ हों और दर्द की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हो। वैसे मुझे इस पे डॉक्टर साहब एक वो बात याद आ गई है, कहते हैं जोड़ों का दर्द वही समझता है जो जोड़े हों। तो मगर ये दिस क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी, मैं जोड़ों के दर्द का मरीज़ हूँ और दर्द की अद्वियात इस्तेमाल करता हूँ, क्या दर्द की दवाओं से ज़ियाबीतस पर बुरे असरात मुरतब होते हैं? रहमतुल्लाह जान है पेशावर से। और सर ये दो सवाल मैंने ब्रिज कर दिए। एक तो पहला जो था सिनेमन का, ये बड़ा कॉमन एक समझे कि एक चल रही जो सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जो बहुत सारे नाज़रीन के लिए मैं ये बात जब करता हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वो अनऑथेंटिकेटेड चल रही होती हैं, जिसके रेफरेंसेस कोई नहीं दिए होते जी, और एक बात कोई कर देता है, लोग उसको पसंद करते हैं, गाली गलौज कर देते हैं और कुछ इस तरह की वो इस मामला चल रहे होते हैं। क्योंकि मेरे ख़्याल से हमें एज ए नेशन इतना मेच्योर हो जाना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली देखें और उसका हमें सबूत मांगें और सबूत के साथ बात करें और रेफरेंस दें, सफ़ा नंबर दें, इस जर्नल में देखा, कहाँ चीज़ पढ़ी, ठीक है, बात करें हम। यानी हमारे मज़हब में भी है कि आप किसी सुनी एक बंदे के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे एक्सप्लेन करता चला। तो ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ चल रही, तो इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। दालचीनी के बारे में कि जी ये बड़ा वो मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, आपके मोटापे को कम करता है, शुगर को बेहतर करता है, लेकिन अगर देखा जाए हो सकता है कुछ स्टडीज़ इंडिविजुअल स्टडीज़ के अंदर हो, लेकिन ऐसा कोई अथेंटिकेशन इसके बारे में अभी तक सामने नहीं आई कि ये वाकई ये काम करता है। जो जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द के बारे में जैसे आपने कहा कि वो जोड़े समझ सकते हैं, तो जोड़ों के दर्द के बारे में
शायर ने ये कहा कि दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। तो ये वो दर्द है जो ला दवा है, यानी आप लेते रहेंगे तो आपके दर्दों को आराम रहेगा। जो इस तरह के मामले, अनलेस के कोई ऐसी चीज़ हो, आर्थराइटिस है, एज के साथ रिलेटेड होता है जी। लेकिन इसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग हमारे जो डायबिटिक अफराद हैं वो अद्वियात लेते हैं जिसको हम NSAIDs कहते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस, जिसमें आपने भी देखा होगा बड़ी कॉमन दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं दर्दों के लिए। और ये तो डॉक्टर साहब ओवर द काउंटर बन गए, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवर द काउंटर मिलती है। अच्छा, इसमें नुकसान ये होता है कि दवाई बड़ी अच्छी होती है, पेन किलर होता है, और लोग जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है हर साल से खा रहे होते हैं। ठीक है, यानी किसी मुझे 6 महीने से ले रहा है, कोई साल से ले रहा है, कोई 2 साल से, तो इनके अपने मुज़र असरात मुरतब होते हैं। जी बिल्कुल। इसके मुज़र असरात ये हैं कि NSAIDs के मुज़र असरात में से सबसे बड़ा कि मैदे को अपसेट कर सकते हैं। अच्छा जी। दूसरा कि किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे जो पहले ऑलरेडी डायबिटीज़ की वजह से किडनी के मसाइल का शिकार होते हैं, गुर्दे के मसाइल का, तो इस किस्म की जब अद्वियात वो ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, तो उनका जो गुर्दों के अफ़ाल मुतासर हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी जो इसके अंदर जो बात आती है कि ये जो है आपके ब्लड प्रेशर को रेज़ कर सकती है अगर पुरानी काफ़ी देर तक यूज़ किया जाए, क्योंकि इनके अंदर स्किन का केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। तो इसके नुकसानात प्रलॉन्ग यूज़ के साथ बहुत हैं। तो कोशिश ये करें कि दर्द की दवाई वो लें जिसके कम से कम मुज़र असरात हों। वो आपका डॉक्टर इसमें से गाइड कर सकता है कौन सी जो दवाई है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ख़ास तौर पे मैं अपने सारे डायबिटिक पेशेंट्स को ये उनको कहता हूँ कि वार्निंग की समझ लें कि ऐसी अद्वियात जो दर्द की अद्वियात हैं, डायबिटिक पेशेंट बहुत एहतियात से अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी इसमें मैं और आपकी वजाहत चाहूँगा, क्योंकि कई हमारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो ओवर वेट होते हैं, और कुछ हमारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है। ये ज़रा प्लीज़ वजाहत कीजिए कि जो मोटे हैं, फरबा हैं, और उनके घुटनों में दर्द है, या किसी के शोल्डर में दर्द है, फ्रोज़न शोल्डर है, या अगर किसी के पाँव की छोटी उंगलियों में या हाथों की छोटी उंगलियों में दर्द है, इनके मुताल्लिक़ भी थोड़ा बताइए। ये डायबिटीज़ की एक, जब आप इसको हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, केस स्टडी को देखा जाता है, तो एक बात बड़ी अहम है कि डायबिटीज़ उम्र के उस हिस्से में होते हैं जहाँ कुछ ना कुछ अवामल आ चुके होते हैं। मसलन इंसान का वेट बढ़ना शुरू हो चुका होता है, ख़ासतौर पे ख़वातीन के हवाले से जी, और उसी उम्र में डायबिटीज़ भी होती है। ठीक हो गया। और ख़वातीन को ख़ास तौर पे चलने फिरने की आदत नहीं होती और शौक भी नहीं होता। डॉक्टर साहब वो कहती हैं मैं घर में इतना चलती हूँ, मैं खड़ी रहती हूँ, हंडिया पकाती हूँ। हाँ, ये तो वो घर के काम काज को अपनी एक्सरसाइज का मुतबादल समझती हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, जिसको मिथ है। अच्छा, इसमें जब उनको वॉक के लिए कहते हैं, वेट उनका इतना ज़्यादा होता है क्योंकि जो आपके जो वेट बेयरिंग जॉइंट है वो आपके घुटने हैं और दखने हैं। अच्छा। और फिर कमर की भी बात आती है, वो उसने अपना वज़न उठाया हुआ है, तो जब उसको चला जाता है तो उस पे ज़ाहिर दबाव इन जोड़ों पे आता है जी। तो उनका जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट है इस दबाव का, इस वज़न का, वो जोड़ों के अंदर जो कार्टिलेज है, जो कुशन है दोनों जोड़ों के दरमियान, वो पतला होता जाता है, पिचक जाता है, और जोड़ एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं। और रीढ़ की हड्डी में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल इसी तरह कि अगर आप एक रस्सी है जिस पे आपने कपड़े, आम कपड़े डालें, और एक उसी पे आप रज़ाई डाल दें, वो ऐसे लिफ्ट बैंड हो जाएगी, झोल खा जाएगी। तो इसी तरह हमारा स्पाइन, अगर ओवरवेट हो जाएंगे तो हमारा स्पाइन भी इसी तरह झोल खाता है। तो हमारी स्पाइन में तो पहले कर्व होते हैं। तो जब आप उस पर वज़न ज़्यादा डालते हैं और उसके अंदर कर्व आता है, तो मोहरे हैं वो, उनके अंदर दबाव आना शुरू हो जाता है। तो और आपको पता है जितनी भी नर्व्स हैं जो ख़ास तौर पे लोअर लिम्स को, अपर लिम्स को जो सप्लाई जाती है, वो सारी इन्हीं के वर्टिब्रा के थ्रू ही होके जा रही हो। तो डॉक्टर साहब अगर ज़्यादा वज़न हो और कोई इस तरह का मसला हो तो फिर टांगों में दर्द या कोई नम्बनेस या इधर कोई मसले आ सकते हैं? ये सारे मसाइल होते हैं। फिर उसके साथ आमतौर पे जो लोग फरबा होते हैं उनका यूरिक एसिड भी ज़्यादा होता है। अच्छा। वो भी जोड़ों के अंदर प्रॉब्लम कर सकता है, बॉडी एक्स कर सकता है।
और जब आप ऊपर से जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ इतनी अनकंट्रोल्ड चल रही होती है कि उनको न्यूरोपैथी का एलिमेंट भी होता है, तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। जो मुख्तलिफ न्यूरोपैथी का एलिमेंट भी है, आपको अर्थराइटिस का एलिमेंट भी है, यूरिक एसिड का भी एलिमेंट है। तो ये सारे अवामिल जब चल रहे होते हैं तो पेशेंट की ज़िंदगी में दर्द एक बड़ा फैक्टर हो जाता है मेडिकल एडवाइस देखने के लिए। तो ऐसे लोग फिर ऐसी हेल्प की तरफ जाते हैं जिसका लोग मिसयूज़ भी करते हैं। जी। बहुत सारे लोग जो क्वैक्स हैं वो आपके स्टीरॉइड्स देना शुरू कर देते हैं। दो तो अच्छे होंगे इनके। स्टीरॉइड्स तो एक मैजिक ड्रग है, तो आपको वक्ती तौर पे ऐसे लगता है कि आपको कुछ था ही नहीं, सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसी बात होती है तो पेन उनका चला जाता है, तो वो लोग इसके आदी हो जाते हैं। अच्छा जी। और स्टीरॉइड का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि आपको वजन बढ़ाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, आपकी शुगर को ख़राब कर सकते हैं, आपके जो हड्डियों के अंदर ऐसी चेंजेस लेके आते हैं जिससे इजी फ्रैक्चर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहते हैं। तो इसके सारे मामलात इसके साथ जुड़े होते हैं। तो हम वी आर इन ए काइंड ऑफ जो है विशियस साइकिल में चले जाते हैं। वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। ये साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे है कि हमें एक इसका प्रिवेंटिव साइड, मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ, शायद कभी हमें मौका मिले कि ख़ास तौर पे एक कंपेन, मीडिया कंपेन फीमेल्स के अंदर फिज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए ख़ुसूसी तौर पे होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन का जो आधा हिस्सा है वो फीमेल पे है जी, और वो ही एक अपनी एक जो यूनिट है हमारे इस माशरे का, इस सोसाइटी का, वो फैमिली है। तो फैमिली के हेड तो कहने को तो बंदा है वो, लेकिन वो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट तो फिगर है वो आपका, यानी हेड ऑफ स्टेट कह सकते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट तो है, तो वो फीमेल ही है। ओके, गुड। तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो फीमेल है। तो फीमेल को मेरा ख्याल कि इनकी फिजिकल एक्टिविटी, इनके अंदर अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। ये जो ख़वातीन घर के काम काज को, आने जाने को समझ लेती हैं, शॉपिंग करने को, जी मेरी फिजिकल एक्टिविटी होगी। और इसी तरह, लेकिन मेरा ख्याल ये कंपेन सारे माशरे पे होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे फीमेल के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे माशरे में एक सप्रेस्ड पोर्शन है सोसाइटी का, जिसको मेरे ख्याल से इतना मौके भी नहीं दिए जाते। देखें, आप जो मर्द हज़रात हैं वो पार्क्स में चले जाते हैं, पिकनिक्स मनाने चले जाते हैं जी, और दोस्तों के साथ घूमने चले, औरतों को फिर वो कहते हैं उनको कोई लेके जाने वाला कोई नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो उनके साथ मेरे ख्याल से एक बड़ी प्रमोट करने की ज़रूरत है कि ख़वातीन की जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसके अंदर अवेयरनेस दी जाए, ताकि ये वो मसाइल जिनका शिकार ख़वातीन ज़्यादा होती हैं उनसे बचा जा सके। अच्छा, मुझे नज़र आ रहा है कि मिस मैरी सवाल पूछना चाह रही है, मगर अभी प्लीज़ ये एक दो बातें इसी टॉपिक पे मैं डॉक्टर इम्तियाज़ से पूछ लूँ। डॉक्टर साहब, स्टीरॉइड्स फिर आपने कहा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल ना करें, आपने कहा ये जो दर्द की दवाइयाँ हैं एनसेड्स, ये इस्तेमाल ना करें, तो डॉक्टर साहब दर्दों के लिए फिर क्या करें? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि यूरिक एसिड के मसले को कैसे हल करें अगर वो भी दर्दें करता है? तो ये दो बातें बता। अच्छा, यूरिक एसिड का जो मसला है ना, वो ज़्यादा यूरिक एसिड का एक तो आपका केमिकली जो एलिवेटेड है, बाज़ औक़ात जो पेशेंट को जॉइंट्स की शक्ल में आता है जी, 2-3 वजह से आता है, वो मोनोआर्थराइटिस होता है। अच्छा, यानी एक जोड़ को। अच्छा जी। आमतौर पे जो अंगूठा है हमारा, बड़ा पैर का अंगूठा, उसको इन्वॉल्व, जैसे गाउट भी कहते हैं, बाज़ औक़ात उस छोटे छोटे दाने से, गैंठिया भी है। हाँ जी, गैंठिया मेरे ख्याल से ऑस्टियोआर्थराइटिस को कहते हैं, मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो उसके गाउट है, उसको सिंगल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, किसी बड़े जॉइंट को भी इन्वॉल्व कर सकता है। उसके साथ छोटी छोटी गुठलियाँ भी बाज़ इन्फ्लेम्ड हो, जिसको हम टोफाई भी कहते हैं, कान के साथ पीछे भी होती हैं, उसके अंदर वो यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट कर हो जाती हैं। तो ये एक अलग बीमारी है। लेकिन जो अब कहते हैं कि अब करे तो क्या करे, दर्द ला दवा पाया, वो उसका जो है ये ला दवा, तो ये वाला उस दर्द है। इसमें करना ये है कि आप कम, इसके लॉन्ग टर्म है, एक इमीडिएट, अगर आप इमीडिएट पेन है तो उन अद्वियात जैसे पैरासिटामॉल है या इससे मिलती जुलती कोई चीज़ है, वो अगर आप यूज़ करें दर्द के लिए, तो वो उसके साइड इफेक्ट्स कदरे कम हैं बनिस्बत उन अद्वियात के जो दूसरी दर्दों के। राइट, नंबर 1। दूसरा, लॉन्ग टर्म प्लान सोचिएगा, अपनी मोबिलिटी, अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल में देखें, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करें, दूध का इस्तेमाल ख़वातीन लाजमी तौर पे करें ताकि कैल्शियम भी मिलता जाए, और फिर वेट पे तवज्जो दें। तो ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकती हैं। अगर
इससे ज़्यादा है तो जैसे आप बहुत सारे लोग जो ख़वातीन ख़ास तौर पे बंदे भी हैं जो ओवरवेट हैं, जिनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो जिनको खास कर नी का आर्थराइटिस है, तो नी रिप्लेसमेंट थेरेपी है। नी को रिप्लेस कर दिया जाता है बिल्कुल। तो जैसे वो लोग कहते थे जी गोडे चेंज करा लें, तो लोग हंसते थे, गाड़ी के गोडे तो ये बंदों के भी गोडे चेंज होते हैं सर्जिकली। आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं उसको आर्टिफिशियल जॉइंट्स के साथ, जिसके आपकी मोबिलिटी काफ़ी बेहतर हो जाए। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी ग़िज़ाओं का भी कंट्रोल किया जा सकता है जो यूरिक एसिड को ना बढ़ाएं, और कोई अद्वियात भी हैं आपकी जो आप दे सकते हैं, और कोई ऐसी अद्वियात भी हैं जैसे कोई गाबा की या कोई ऐसी, ये जो इसमें जो बहुत सारी जो अद्वियात यूरिक एसिड के लिए ख़ास तौर पे हैं जिसमें दी जा सकती है, ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स हम उनको कहते हैं, उसमें जो है ज़ैलोरिक जैसे है वो दी जा सकती है। और दूसरा ये है कि इसमें कुछ जो खुराक के अंदर कुछ तब्दीलियाँ जो लानी ज़रूरी हैं कि रेड मीट का जो इस्तेमाल है वो कम से कम कर दिया जाए। राइट। और दूसरा जो है कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जैसे साग है, पालक है जी, तो इनका इस्तेमाल कम किया जाए। ओके। और इससे भी यूरिक एसिड पे अच्छा इफ़ेक्ट आता है। ठीक हो गया। लो जी, ये मैंने तो सवाल पूछ लिए, नाउ इट्स ओवर टू यू। सर आपने उम्र की बात की थी, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अलमास खुर्शीद साहब का है। ये पूछते हैं कि अगर उम्र कम हो तो शुगर को कम या ख़त्म किया जा सकता है? अब शुगर को ख़त्म किया जा सकता है। शुगर अगर एक दफ़ा हो जाए तो शुगर रहती है। और उम्र कम हो तो इससे क्या? उम्र से देखें, इसमें मुराद ये है कि अब ये है कि टाइप 1 तो द आंसर इज़ नो अगर बच्चों में जैसे है। लेकिन कुछ जैसे टाइप 2 है जो ज़्यादा उम्र की जो इंसानों के अंदर होती है, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा वज़न उनका ज़्यादा, तो कुछ ऐसी सर्जरी है जिसको हम बात भी कई दफ़ा प्रोग्राम्स में कर चुके हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी, जिससे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक। लेकिन अगर आप बगैर सर्जरी के कहते हैं जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं, वो मुश्किल है। आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। वंस इट इज़ डायग्नोज्ड, ट्राई टू लर्न हाउ टू मैनेज इट। ठीक। तो इसको एलिमिनेट करना शायद इंसान का ख्वाब ज़रूर है, लेकिन अभी उतना पॉसिबल नहीं है, ख़ास तौर पर टाइप 1 के लिए तो काफ़ी मुश्किल बात है। टाइप 2 के लिए उसके अगर सर्जरी को बहुत इनिशियल स्टेज पे लीजिए, बैरेटिक सर्जरी, लेकिन हम जो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनमें हम वो सर्जरी करवाते हैं, लेकिन उसके अपने सर्जरी के अपने हैज़र्ड्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन अगर कोई जाना चाहता है तो उसको कर सकते हैं। सर बैरिएट्रिक सर्जरी ये क्या चीज़ है? इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की, इसमें मैदे की और इंटेस्टाइन पे कुछ सर्जरी ऐसी की जाती है, कुछ पोर्शंस निकाल दिए काट छांट करके, तो ऐसा कर दिया जाता है जिससे इमीडिएट रिस्पॉन्स ये होता है कि आपका शुगर लेवल वो नॉर्मल रहना शुरू होता है विदाउट मेडिसिन। अगर लेकिन इसके शर्त है कि इनिशियल स्टेज पे की जाए। अगर शुगर अगर 5-6 महीने हुए तो आप सर्जरी के लिए चले जाएं। और दूसरा इसमें इफ़ेक्ट ये होता है कि लॉन्ग रन में आपका वेट कम हो जाता है, बिल्कुल, और उसका भी अच्छा इफ़ेक्ट होता है कि, और ये लॉन्ग लास्टिंग 15 साल 16 साल तक काफ़ी ये काम इसका चलता रहता है। ठीक हो गया। सर ये एक रिलेटेड क्वेश्चन ही है मैम सुमेरा मानो का, जो पूछती हैं कि टाइप 1 शुगर जो है वो क्या ठीक हो जाती है? बिल्कुल। अभी हम उसका थोड़ा ज़मीनी क्वेश्चन दे दिया, जवाब दिया कि टाइप 1 के लिए बहुत मुश्किल है। बाज़ औक़ात ऐसे, जब हमने पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर इजाज़ ने पूछा था कि क्या ऐसी हैं, वैसी कुछ दवाइयाँ हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट हैं जो अभी ट्रायल बेसिस पे हैं कि अगर, क्योंकि आप हमें ये पता है कि ये इम्यून डिज़ीज़ है, इम्यून मेडिएटेड डिज़ीज़ है टाइप 1, यानी इम्यूनिटी के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो इम्यून रिएक्शन को हम सप्रेस करते हैं अद्वियात की मदद से, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि जिसको बहुत इनिशियल स्टेज पे अगर इंटरवीन किया जाए तो हो सकता है, लेकिन ये सारी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे। लेकिन अभी टाइप 1 हो जाए तो फौरी तौर पे डॉक्टर से मशवरा करें और इंसुलिन के अलावा कोई बात ना सोचें। वाहिद इलाज इंसुलिन ही है टाइप 1 का। अगर इंसुलिन नहीं लगे तो बहुत खतरा हो सकता है। अब मैं पूछ लूँ? जी सर, प्लीज़। ऑलराइट डॉक्टर साहब, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जिस तरह आप और अवेयरनेस देते हैं और आप बताते हैं कि ये बीमारी है तो ये कर लें, ये प्रॉब्लम है तो ये कर लें, आज जो सवाल है उसमें आपने ये भी बताना है कि क्या ना करें, कहाँ ना जाएं, और मुश्तरी होशियार बाश, ये इस किस्म का सवाल है सर। ये कहते हैं मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर से है। मुझे किसी ने बताया कि लाहौर में कोई शख्स
लबलबे का इलाज करता है और शुगर ख़त्म हो जाती है। ऐसा कोई शोभदा है ये, मिरेकल हो गया, मिरेकल थेरेपी है ये। मैंने राब्ता किया और 2 माह उनसे दवाई ले ली, 2 माह की दवाई ले ली, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ और माली नुकसान काफ़ी हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आप में एनर्जी भर दूंगा, मैं आपको एनर्जी ट्रीटमेंट दूंगा। ये सर जैसे एनर्जी ड्रिंक्स नहीं होते वो लड़के यंगस्टर्स पीते रहते हैं, उस तरह की चीज़ लग रही है। मैंने कहाँ गलती की, जबकि मुझ में एनर्जी आने चाहिए थी और मैं पहले से भी मेरी शुगर ज़्यादा हो गई और मेरी दर्दें बढ़ गई और एनर्जी पहले से भी कम हो गई। प्लीज़ बताएं ताकि मेरा भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। और ये हैं अनीला इमरान। इन्होंने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है कि बेसिकली ये हमारे माशरे में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर शायद किसी हद तक इसमें लेवल का फ़र्क हो सकता है। कुछ लोग डायबिटीज़ की जो क्रॉनिकसिटी है, यानी लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी है और इसका इलाज काफ़ी देर तक चलता है, तो उससे कुछ गलत उम्मीदें वाबस्ता करते हैं जी, यानी लोगों को जो है वो मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये हम ऐसी आपको दवाई देंगे जिससे आपका लबलबा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, हमारे अभी आपने एड्स भी देखे होंगे कि जी मैं लबलबे का इलाज करता हूँ। शुगर का इलाज नहीं करना चाहिए, लबलबे का इलाज करूँगा मैं, ठीक है। यानी वो लबलबे का इलाज करेंगे तो आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। और ये एक किस्म का चक्कर है जो शोभदा है, जो आप दिखाना चाह रहे हैं कि लोगों को जी ये, और लोगों का अपील भी करता है, ज़रूरतमंद दीवाना होता है। वो कहता है ठीक है मेरा लबलबा ठीक हो जाए तो उससे अच्छी क्या बात है, मुझे शुगर ही, जैसे भी 2 क्वेश्चन हमने पूछा कि गायब हो सकती है, ये लोगों के बैक ऑफ द जड़ से उखड़ जाए तो ये हमें ऐसे चीज़ हो जाए, कुछ करना ना पड़े और ये हमें चीज़ पकी पकाई ताज़ा रोटी मिल जाए, ये इस तरह की वो बात है। तो ये सबसे पहले कि इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि होता क्या है बेसिकली। अगर हमारे नाजरीन इस बात को समझ लें कि डायबिटीज़ में होता बेसिकली क्या है। डायबिटीज़ में जब डायबिटीज़ होती है किसी बंदे को, तो उसकी बुनियाद बहुत पहले रखी जाती है उसके वज़न की वजह से, उसकी एक्टिविटी लेवल की वजह से, कि उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन जो उसके अंदर बन रही होती है वो काम नहीं कर रही होती। तो जैसे आप एक गाड़ी है, वो आप उसको, आपके पास जीप है, उसको सहरा में लेके जाते हो, किसी जगह फंस जाती है तो आप उसको एक्सीलेटर देते हैं, जोर लगवाते हैं, धक्का लगवाते हैं, पहिए घूमते हैं, वो निकलने की कोशिश करती है, आप फुल इंजन के ऊपर जोर डालते हैं। तो इसी तरह जब रेजिस्टेंस होती है तो आपका जो लबलबा है पूरी कोशिश तवानाई से करता है कि इस रेजिस्टेंस को ओवरकम किया जाए। तो वो क्या करता है, आपकी इंसुलिन ज़्यादा बनानी शुरू कर देता है। तो जब इंसुलिन ज़्यादा बनती है तो फिर अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाती है कि वो एग्जॉस्ट कर जाता है, वो नहीं वो काम कर सकता उससे ज़्यादा। फिर इंसुलिन की जो सिक्रीशन पहले वो जो ज़्यादा बननी होती है वो उसका कम होना शुरू होती। तो जब लबलबे का फंक्शन, जो फंक्शनल कैपेसिटी यानी उसके काम करने लबलबा है, तो उसके जो काम करने की कैपेसिटी है वो 50% से नीचे आती, तो उस दिन डायबिटीज़ ज़ाहिर होती है, यहाँ हो जाती है, ज़ाहिर हो जाती है, ओपन हो जाती है कि अब ये डायबिटीज़ हो गई है। तो जो 50% उसकी फंक्शनल कैपेसिटी लूज़ हुई है उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। अब मसला है जो अगला जो लॉस है कि अगला 50% है, उसको ज़रा उस पर लोड कम रखें, उसको कम उसको बाकी सेल्स को बचाया जाए, या उस तरह किया जाए। तो इस तरह अगर इसको वापस करना जो 50% फंक्शनल कैपेसिटी है, ये एक नामुमकिन सी बात है। इस पे बिल्कुल ये लोगों को मिसगाइड करते हैं। और इसमें एक शर्त उनकी ये होती है कि वो 2 माह की दवाई देंगे और वो और हज़ारों रुपए का नुस्खा आपको थमा देते हैं और वो दवाई देते हैं जो उन्हीं के क्लिनिक से मिल रही होती है और किसी जगह से नहीं मिलती। और दूसरा ये है कि उनकी एक शर्त होती है कि आपने शुगर टेस्ट नहीं करनी। क्यों? हाँ, शुगर टेस्ट करने की उन्होंने शर्त लगाई कि शुगर आपने टेस्ट नहीं करनी। तो जब हम देखें डॉक्टर साहब, अभी आपने एक जीप की, एक कार की मिसाल दी, अगर कोई कार चला रहा है और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तो उसका क्या होगा? बिल्कुल वही हाल है। तो ये लोगों के एक वर्चुअल पट्टी बांध दी जाती है कि आप शुगर टेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो जाली पीरी भी करते हैं, वो भी कहते हैं ये आप चीनी खाएं, हमने दम कर दिया और शुगर टेस्ट नहीं करनी। अच्छा। शर्त ये होती है शुगर टेस्ट ना करें, क्योंकि जब आप टेस्ट की आपका शुगर लेवल हाई है तो उनका पोल खुल जाएगा। जब पोल खुल जाएगा तो ढोल का पोल और तो ये वाली बात हो जाएगी।
तो डॉक्टर साहब ये एनर्जी कैसे भर देते हैं? वो बिजली भरी है अच्छा, मेरे कुछ अंदर में। जो कुछ पोजीशन है सो कॉल्ड जो लोगों को ट्रैप करते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनका शुगर अनकंट्रोल होता है, उनके लैक ऑफ एनर्जी होता है, जैसे उनके अंदर तवानाई नहीं होती, वो अपने काम काज में थक जाते हैं, वो अपने आप को थका थका महसूस करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होती। जब डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती तो वो एक शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमको ऐसा ड्रिप लग जाए, ऐसा टीका लग जाए, ऐसी गोली मिल जाए जिससे मुझे वो ताकत आ जाए। तो बेसिकली उसी चक्कर में होता है। तो उसी को लोगों ने यूटिलाइज़ किया, जो लोगों को थोड़ा सा शोभा दिखाना चाह रहे हैं और चक्कर में डालना चाह रहे हैं कि आपको एनर्जी ट्रीटमेंट लगेगा। एनर्जी ट्रीटमेंट क्या है जी, कि आपको कोई 30 ड्रिपें लगेंगी और वो ड्रिप का फार्मूला सिर्फ मेरे पास है। वो गोल्डन होता है सर? वो उसके अंदर कुछ क्या होता है वो किसी को देखें। आप एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर आप जाते हैं तो इसमें कोई चीज़ खुफिया नहीं है। ठीक है। हर चीज़ के, हर दवाई के इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते हैं, उस पर तनासब लिखा जाता है, ये इसके अंदर शामिल है, ये चीज़ें। बल्कि ये जो ड्रिप होती है उसके ऊपर चिपका भी देते हैं लिख के कि ये चीज़ एथिकल प्रैक्टिस ये है। अनएथिकल प्रैक्टिस है कि ये वो दवाई है जो मेरी दराज में पड़ी है और वही मैं आपको दूंगा, और इतने हज़ार की है, इतने लाख की है, वो आपको लगेगी। ठीक। क्योंकि दे है, उसको एक बिजनेस बना लिया गया, एक कारोबार है कि ये मेरे पास है। और वो बेचारा एक्चुअली हो सकता है उस ड्रिप की जो कीमत है, जो एनर्जी ट्रीटमेंट है, उसकी ड्रिप की कीमत 100 या 200 रुपये हो, जिसका वो 10,000 7,500 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं। ये जुल्म है। तो इसमें हमें देखें, जो झूठी तवक्कुआत, झूठी उम्मीदें बांधना, ये मेरे ख्याल से हमारे जो रेगुलर हमारे जो लिसनर हैं, जो देखने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ों से निकलते आ रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि हम आपको जो एथिकल नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, वो आप तक हम इसको पहुंचाएं और आपके मसाइल को इस तरह टेस्ट करें। तो ये बिल्कुल फ्रॉड की 2 किस्में हमने आज, आप बड़े अच्छे सवाल लेके आए, जो कि एक तो है कि ये लबलबे का इलाज नहीं है, एनर्जी ट्रीटमेंट, कोई एनर्जी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक, तो ये बिल्कुल फ्रॉड है, पैसे हथियाने का एक है। आप हमेशा फिजिशियन को चाहिए अपने मरीज़ों के साथ एथिकली प्रैक्टिस करें, उसके साथ जो कानून के दायरे में रहते हुए अपने इल्म को इस्तेमाल करें और उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, अब ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ सा सवाल है, ये क्वैकरी क्या होती है? और ये जब एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन और फिर उसके बाद ये सब लोग क्लेम करते हैं, तो इसकी बैकग्राउंड कैसे? बेचारा जो ज़रूरतमंद है वो तो कहता है बस मुझे तो आराम मिलना चाहिए, जो भी उसको इस बात पे ले आता है। इसमें हम किसी सिस्टम पे क्रिटिसाइज नहीं करते। मैं सिर्फ एक जो एलोपैथिक सिस्टम के अंदर इसकी जो हकीम भी हैं सर। हाँ जी, हकीम भी हैं, इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं इसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके महासन बयान कर रहा हूँ, इसके अंदर खामियाँ भी होंगी और खूबियाँ भी हैं। खूबियाँ जो बुनियादी तौर पे इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर, सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, तो जैसे मैंने अभी बात की कि कोई दवाई को भी जब आपको शुरू की जाती है, वो आज नहीं कि आज मैंने एक दवाई ईजाद की है, घर में बैठ के सीना बसीना मैंने दवाई ईजाद किया और मैं उठा के सुबह मार्केट में ले आया हूँ और वो दवाई बन गई, लो जी अब मैं दवाई बेच रहा हूँ। ठीक है ना, ये दवाई, ये बात नहीं है इसके अंदर, इस सिस्टम में नहीं है। अगर कोई भी दवाई जो इस मरीज़ के इलाज के लिए आई है, तो उसका आगाज़, बनने का आगाज़ 10-15 साल पहले शुरू हो चुका होता है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का, उनका जो डिपार्टमेंट है, वो दवाई के फार्मूले पे रिसर्च शुरू करता है और इब्तदाई तौर पे ये जानवरों में आजमाई जाती है जी, फिर कुछ लोगों, इंसान के अंदर आजमाई जाती है, उसकी सेफ्टी को देखा जाता है। अगर फिर उस जब देखते सेफ्टी कुछ बेहतर नज़र आती है, फिर बड़े एक नंबर ऑफ पीपल के अंदर ट्रायल किया जाता है कि ये दवाई है, उसको ट्रायल, लेकिन अभी ये मार्केट में नहीं पहुंची। अच्छा, अब वो ट्रायल के बाद उसको उस एक झूठी दवाई के साथ कंपेयर किया, जिसको प्लेसिबो कहते हैं, फोकी दवाई जिसको कहते हैं, कि कहीं उसका और इसका फ़र्क भी बीच में है भी कि नहीं, कोई वो भी एक बराबर तो नहीं है, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। और इसके जब डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, तो उसके बाद फिर जब उसको साबित हो जाता है कि ये वाकई इस दवाई के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, नुकसान भी साथ बता देते हैं, नुकसान भी बताया, फिर ये चीज़ें उसकी लाइसेंसिंग के लिए प्रूव किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है।
वो जो इदारा है, जैसे मैं उसकी मिसाल देता हूँ, जैसे FDA है जी तो अमेरिका का जो इदारा है वो जी। उसका फिर जायज़ा लेता है एक्सपर्ट्स के मीटिंग के अंदर जी। कि वाकई ये जो बात कर रहे हैं ये ठीक भी है कि नहीं है, जी और फिर उसके साथ उसके ट्रायल्स को भी रिव्यू किया जाता है कि ये Okay. ट्रायल्स साइंटिफिक बेसिस पे हुए, उसके बाद कहीं जाके उसको लाइसेंस मिलता है कि हाँ अब ये मार्केट में ला सकते हैं। राइट तो बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही, अच्छा अब मार्केट में आ गई है दवाई, 2-3 साल चल रही है और उसको फिर भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वे किया जाता है। राइट यानी पोस्ट मार्केटिंग करने के बाद उसको देखा जाता है, मार्केट में भेजने के बाद अब तो नहीं कोई साइड इफेक्ट आ गया 2 साल बाद 3 साल बाद, फिर वो आपको कहते हैं अगर कोई ऐसा रिपोर्ट हुआ है साइड इफेक्ट हमें रिपोर्ट करें। तो ये इसकी बुनियाद है, साइंटिफिक बुनियाद। अगर आ जाए कोई आए effect तो उसको दे हैव टू मेंशन इन द लिटरेचर। और फिर उसको मार्केट से और उठा अगर खुदा ना खास्ता, बहुत सारी हमारे पास मिसालें ऐसी हैं, कुछ दवाइयों को मार्केट से उठाया गया और कईयों पे लेबल वार्निंग लगाई गई, ब्लैक लेबल वार्निंग लगाई गई कि ये आपको प्रॉब्लम है कि ये इसके साथ मसाइल हो सकते हैं, वार्निंग के साथ लें, या दवाई को उठा लिया गया। यानी कई दफ़ा अद्वियात की कंपनियों ने दवाइयों को वॉलंटरली उठाना पड़ा कि ये तो हमारी दवाई तो बंद हो जाएगी और हमें सूज करे को कौन सामना करेगा। तो इसका ये इसकी खूबियाँ हैं कि इसमें साइंटिफिक बेसिस पे होती है, और यही वजह है कि ये पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर इलाज है। तो इसमें हो सकता है इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से, क्योंकि ये बहुत रैशनलाइज्ड किस्म का ट्रीटमेंट है, जी कुछ प्रॉब्लम आते होंगे, क्रिटिसिज्म इस पे हो सकता है, हम उसको नहीं कह रहे कि इस पे ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है, ये हर चीज़ का ये इलाज है, लेकिन मेरा ख्याल है out of out of all these treatment modalities, this one is more dependable, मोर डिपेंडेबल और मोर सेफ। more safe. ठीक है ना, तो इसमें हम मेरे ख्याल से इस तरह हम चलते हैं। अगर कोई बंदा इससे बाहर जाने की कोशिश करता है, अगर वो साइंटिफिक ग्राउंड्स पे, इन्हीं ग्राउंड्स पे वो चीज़ को ले आए तो ठीक है, मोस्ट वेलकम। तो ये हमें मेरे ख्याल से ये इसकी वजह है। लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते। इसको भी जब आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, उनको कि ऐसी दवाई दें जो दुनिया के अंदर चल रही है, जिसकी सेफ्टी एस्टेब्लिश है, और फिर जो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ने काफ़ी इस पे हमें रिलीफ देने की कोशिश की पेशेंट्स को। वो कैसे है, अगर कोई दवाई बाहर से आती है, बड़ी महंगी है, तो उसका जो रॉ मटेरियल वो किसी दूसरे मुल्क से ख़रीद के उसको सस्ते दामों यहाँ बना के लोगों तक पहुँचाई जाती है। मीटू जिसको हम कहते हैं। तो हालांकि अगर आप ओरिजिनल दवाई खरीदें, हो सकता है वो आपको दवाई महंगी 200 की रुपए की या 100 रुपए की गोली मिले, तो आपको वो 10 या 12 रुपए की गोली पहुँचाने में इनका भी हाथ है। अच्छा, फिर उसके बाद जब दवाई को बनाया जाता है तो उसका उसकी देखा जाता है कि इसकी अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी कैसी, क्या जैसे में जाके कोई फ़र्क भी डालेगी, ये चाक या चूना ही है सिर्फ ठीक है ना, तो उसकी लैब टेस्टिंग भी होती है जी। तो ये सारे अवामिल से गुजरने के बाद फिर ये दवाई आपके पास, आपके हाथों में ही आती है। तो ये ऐसी जगह लाहौर में है जहाँ पे ये बायो अवेलेबिलिटी के बगैर बड़ी सस्ती दवाइयाँ जी मिलती हैं। आप लोहारी के बाहर चले जाएं तो वहाँ पे आपको थोक के हिसाब से आपको खाली कैप्सूल भी मिलेंगे, जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की दवाई भर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस हमें हेल्थ अथॉरिटीज़ को चाहिए, इस पर नोटिस लें। अ लिटिल क्वेश्चन सर, एक कई जगहों मैं देखिए जो बातें हैं वो मैं कर रहा हूँ, कुछ हुक्मा हकीम और वो कुछ दवाइयाँ देते हैं, कैप्सूल वगैरह देते हैं, उसके ऊपर सर कोई मेडिकेशन का नाम नहीं लिखा होता, वो कहते हैं ये हमने दी हैं, और अंदर से कई दफ़ा वही दवाइयाँ निकलती हैं जो कि एलोपैथिक मेडिसिन की दवाइयाँ होती हैं। हाँ, ये इसको मैल प्रैक्टिस हम कह सकते हैं कि अगर आप स्टीरॉयड यूज़ करा, मेरे ख्याल से आपका मतलब इशारा स्टीरॉयड्स की तरफ। कभी स्टीरॉयड्स भी होते हैं सर, कभी जो है मेटफॉर्मिन है या कोई इस तरह की शुगर की दवाई, शुगर की कोई और सल्फोनाइल यूरियाज हैं। इसमें एक मुझे मशहूर एक बड़ा किस्सा याद आ रहा है, जब हम ट्रेनिंग कर रहा था तो एक बड़े मशहूर हकीम थे, उनका कोई बंदा वो लेके आया, वो बड़ा उनका अखबारों में इश्तहार आते थे, तो कहता डॉक्टर साहब आप क्या दवाई देते, उन्होंने मुझे दवाई दी तो मैं बड़ा ठीक, मैंने अच्छा। फिर एक आदमी आया, कहते जी उन्होंने मुझे दवाई दी, ये 4 उन्होंने कहा ये 2 पुड़ियाँ अभी खा लेनी है तुमने, और इसके बाद तूने 1 किलो मिठाई भी खानी है। अरे, और वो कहता जी मैंने, उसने तो कहा होगा मेरी तो ईद हो, वो कहते जी ये कैसे इलाज है, तो मुझे तो मिठाई मना है, तो उन्होंने कहा कि आप 1 किलो मिठाई भी खानी है इसके बाद, दवाई खाने के बाद। तो कहता हूँ मैं बस ट्रैफिक में ऐसा फंसा कि मिठाई लेना भूल गया,
तो जब मैं उस पुल पे पहुंचा, रावी के पुल पे, तो मेरी शुगर इतनी लो हो गई तो मैं बेहोश होने के करीब था। तो बिल्कुल मुझे बड़ी मुश्किल से कुछ खिला के होश में लेके आए। तो जब मैंने दवाई को टेस्टिंग के लिए PCSR की लेबॉरेटरी में भेजा तो उसके अंदर वो डायनल पीस के डाली हुई थी, सल्फोनाइलयूरिया जी। तो अब ये तो अब ये मामलात भी, ऐसे मामलात भी हैं। तो इसमें भी है कि अगर करें हो सकता है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि जो साइंस का नॉलेज अल्टीमेट, हम हर चीज़ को जान चुके हैं, ठीक, क्योंकि साइंस तो इसी चीज़ पे है कि क्यूरियोसिटी पे है और हिट एंड ट्रायल पे है कि आप ट्राई करते हैं, आपको रिस्पांस मिलता है, बुरा रिस्पांस में वापस हो जाते हैं, उसको साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं जी। तो मेरे ख्याल से हमें साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक नॉलेज पे ही रहना चाहिए। देखिए, अगर हम अपने लिए पसंद करते जी हम बड़ा अच्छा फ़ोन हो, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल हो और दुनिया की बेस्ट हमारे पास चीज़ें हों, गाड़ी बेहतरीन हो, लेकिन जब हम इलाज की बात करें, अच्छा कोई पुरानी सी दवाई लेके आओ यार, 200 साल पुरानी या 100 साल, तो वो लोग जिन्होंने ये चीज़ें इन्वेंशंस या इनोवेशंस लेके आए हैं, तो उन्होंने ये दवाइयों में भी, अद्वियात में भी इनोवेशंस ली हैं। मिस मैरी। यस सर, यही एक क्वेश्चन था कि अभी आपने ब्लड शुगर जब लो हो जाए तो लोगों को तब भी कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मिस महविश नज़ीर का क्वेश्चन है दैट आई हैव द इशू ऑफ फैटी लिवर, आई हैव लो ब्लड शुगर लेवल्स बट आई हैव नेवर यूज्ड मेडिकेशन फॉर डायबिटीज़। तो मेडिकेशन भी नहीं यूज़ की है, ब्लड शुगर लेवल भी लो है एंड फैटी लिवर का भी इशू है। अब इन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि ब्लड शुगर लो किसको ये कह रही हैं। नंबर एक, इसमें दो इश्यूज़ हैं। आमतौर पे जो पेशेंट फैटी लिवर डायबिटिक पेशेंट के अंदर बड़ी कॉमन एंटिटी है, बहुत कॉमनली होता है, और ख़ास तौर प्री डायबिटिक के अंदर जिनको डायबिटीज़ होनी होती है उनको भी फैटी लिवर डेवलप होता है, उसके ऊपर ये होती है। इनको चाहिए ये एक तो अपना फास्टिंग शुगर लेवल टेस्ट करें और अपना ब्लड जो है ना HbA1c जो 3 महीने के एवरेज शुगर का टेस्ट है वो किसी अच्छी लैब से करवा के वो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर तो वो नॉर्मल रेंज के अंदर है जिसका वैल्यू है 5.7 से नीचे, फिर तो नॉर्मल है। अगर 5.7 से 6.4 के दरमियान है तो ये बॉर्डर लाइन है, अगर 6.5 से ज़्यादा तो ये फिर डायबिटिक है। तो इस तरह हम अपने आप को क्लियर कट तरीके से अपने डिफ़ाइन कर सकते कि मैं नॉर्मल हूँ, बॉर्डर लाइन हूँ या मुझे डायबिटीज़ है। तो ये दो जो मैंने टेस्ट है वो करवाएं, ब्लड शुगर फास्टिंग करवाएं। और फैटी लिवर का जो है ताल्लुक ये तो उसके साथ है कि डायबिटीज़, वो लगता है ऐसे कि इनको भी डायबिटीज़ होने वाली है। तो सर क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर किसी की ब्लड शुगर लेवल हाई हो या लो हो और आप चेक करें तो उसका कुछ इमीडिएट हम तरीका कर सकें कि जैसे ये ज़ैद सईद साहब का सवाल है कि मेरी शुगर जो है अगर 200 निकलती है तो मैं क्या करूं? तो मतलब कुछ इमीडिएटली उसके फ़ौरन किया जा सकता है? हाँ, देखिए इसमें जो सबसे पहले कि शुगर टेस्ट करने का मकसद ये होता है, ये नहीं कि आप अपना दिल खुश करें और गमज़दा हो जाए। अगर ज़्यादा आ गई, ओह ये क्या हो गया, बस ख़त्म, अच्छी आ गई, वाह लो मिठाई लेके आओ। तो ये जो अप्रोच है ना, एक्सट्रीम अप्रोच, इसको थोड़ा सा अवॉइड। हमारा शुगर टेस्ट करने का मकसद कतन ये नहीं कि अपने दिल को खुश किया जाए या गमज़दा किया जाए। सोचना है ये कि आखिर क्या वो चीज़ें थी जिससे मेरी शुगर हाई हुई, इससे सबक क्या सीखा मैंने। अगर मेरा शुगर 200 आया है तो क्या मैंने अपने पिछले 24 घंटों को रिव्यू किया? अगर नहीं किया तो फिर मुझे रिव्यू करना चाहिए कि ऐसी कौन सी वजह। बाज़ औक़ात मैं पेशेंट को फूड डायरी के लिए कहता हूँ कि आप रोज़ अपना लिखा करो क्या खाया क्या पिया, तो उसको फिर हम मैच करते हैं शुगर टेस्टिंग के साथ कि ये चीज़ें खाने से शुगर बढ़ी और ये फलां। तो इस तरह इनको ये रिव्यू किया। अगर रिव्यू कर भी लिया है, उनको पता समझ भी आ गई है, अगर वो चाहते हैं ये जल्दी से ठीक हो जाए, तो उसका सिंपल सादा और तेज़ बहदफ तरीका और वह है कि आप उस दिन अगर वॉक कर लें, अपनी कोई रूटीन से ज़्यादा कुछ 20-25% ज़्यादा वॉक कर लें, या अपने घर के जो कॉरिडोर के अंदर, किसी सहन के अंदर, किसी छत के ऊपर और बड़े कमरे या किसी लाउंज के अंदर 10 मिनट की वॉक कर लें, आपका लेवल्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे। इमीडिएटली यही है। अगर इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर इंसुलिन पे है तो जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन वो आप यूज़ कर सकते हैं उसको नीचे लाने के लिए, लेकिन 2 से इतना हाई नहीं है मेरे ख्याल से, थोड़ी सी मैनूवर के साथ। अच्छा, तो सर हाई ब्लड शुगर के लिए तो हमारे पास प्रिवेंशन है कि आप वॉक करने वगैरह, लेकिन अगर किसी की ब्लड शुगर लेवल लो निकलता है तो
तो क्या उसको मीठा खा लेना चाहिए नॉर्मलाइज करने के लिए? सबसे पहले देखिए उसका लेवल है क्या। अगर तो उसका लेवल उस रेंज के अंदर है, यानी कि बहुत लो रेंज के अंदर है, जिसको सिम्टम्स हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं और शुगर टेस्ट करते तो 60 मिलीग्राम से नीचे, तो ऑब्वियसली आपको फौरी तौर पे हमने हाइपो के जब ट्रीटमेंट करते हैं कि रूल ऑफ 15 कि 15 ग्राम ग्लूकोज 15 मिनट्स बाद शुगर टेस्ट करें, 15 मिनट वेट करें और 15 मिनट्स बाद शुगर टेस्ट करें, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ पे है। लेकिन इसमें भी वही असूल है कि पहले रिव्यू करेंगे मेरे इलाज मैंने जिंक ओवरडोज तो नहीं कर लिया, क्या मैंने अनयूजुअल एक्सरसाइज तो नहीं कर ली, क्या मैंने अपना खाना पीना टाइम पे लिया या नहीं लिया, तो क्या मैंने अपना स्नैक वो लिया कि नहीं लिया, तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और बाज़ औक़ात एक बहुत बड़ी गलती जो हमारे बहुत मोहतरम पेशेंट करते हैं, एक शुगर लो आ गई जी मेरी आज 60 आई है तो मैंने दवाई बंद ही कर दी। वो समझते हैं ठीक हो गई है। नहीं, वो कहते हैं, वो समझते हैं कि अब मुझे दवाई बंद करने का वक्त आ गया। वो इस पैटर्न को नहीं देखते। हमें ये चाहिए ये है कि अगर शुगर लो आएगी क्या वो रोज़ आती है और किस वक्त लो आती है, उसको ऑब्जर्व करें। तो हमें पैटर्न को देखना पड़ेगा कि पैटर्न हमारा क्या आ रहा है, उस पैटर्न पे इलाज करना पड़ेगा। सुबह लो आती है, शाम को लो होती है या रात को लो होती है, तो दवाई आपका डॉक्टर उसी हवाले से उसको एडजस्ट करेगा। ठीक। वो डॉक्टर साहब मुझे ख्याल आ गया कि अगर कोई मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है और उसमें स्कोर बोर्ड के ऊपर कोई बड़ा ज़बरदस्त चौके छिक्के मार रहा है, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल रहा है और उसका स्कोर ऊपर चल रहा है, तो वो ये तो नहीं करेगा कि अपना जो है बैट बगल में दबाए और पेविलियन की तरफ चला जाए, मैंने तो इनिंग खेल ली। हाँ, या ये भी नहीं करेगा कि अगर उसके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे, लो आ रहे हैं, तो क्रिकेट खेलनी छोड़ दे। जब हम ये नहीं करते तो फिर ये जो ग्लूकोमीटर है इसको देखकर हम उसको देख सकते हैं कि कौन से मुहर्रिकात हैं, कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से शुगर हाई है या लो है। इलाज तो नहीं ना बंद कर देंगे? जी, इलाज बंद नहीं करना चाहिए, और अगर मुसलसल लो रहे या हाई रहे तो अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें। अब तो जो ग्लूकोमीटर आजकल जो आगे अगर रेगुलर को चेक करता है तो ग्लूकोमीटर का जो डेटा है वो डाउनलोडेबल है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर दें, लैपटॉप के साथ अटैच करें तो अपने रिजल्ट्स जो हैं आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को भेज सकते हैं और उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मेरा अब तो साइंटिफिकली हर चीज़ को आपको एनालाइज कर सकते हैं और डायसेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम एरिया लोकेट कर सकते हैं, यहाँ प्रॉब्लम है। अभी जैसे हमने कई दफ़ा बात की CGM पे, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जो ऐसा सिस्टम है जो आपके ग्लूकोज को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है कुछ हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए, तो आपको बता देता है कि जुमेरात को ये थी, बुध को ये शुगर इस वक्त डिप की थी, क्या थी, तो आप एग्जैक्टली आप लोकेट कर सकते हैं एरिया ऑफ प्रॉब्लम, तो अपने इलाज को, अपने दवाइयों को उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि दिन में अगर कोई शुगर चेक ही ना करे, 2-3 दिन बाद कर ले, या दिन में 2-3 मरतबा कर ले, या दिन में 10-15 मरतबा कर ले, बेहतर कौन सा? बेहतर अगर तो आपका स्टेबल कंट्रोल है, कंट्रोल अगर अच्छा जा रहा है तो इसको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में 1-2 दफ़ा चेक कर सकते हैं, अल्टरनेटिव में भी कर लें क्योंकि स्टेबल पैटर्न चल रहा है। अच्छा जी। और लेकिन चेक करना बंद ना करें। अगर तो अनस्टेबल पैटर्न है, कभी पल में तोला पल में माशा है, तो फिर आप इसको अपने हिसाब से दिन में 4 दफ़ा 5 दफ़ा भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, हर थोड़ी देर बाद ये अब ये वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ग्लूकोमीटर को गोद में रख लेते हैं ग्लूकोमीटर को मैं कहता हूँ गोद ले लिया तो जब ग्लूकोमीटर को गोद ले लिया तो उससे वो फिर बड़ा मसला आता है। ये वो बच्चा फिर आपको बड़ा तंग करता है, वो आपको एंग्जाइटी लेवल बहुत हाइटन हो जाता है आपका, आप बार बार शुगर टेस्ट करते हैं, खांसी है शुगर टेस्ट कर लें, ठीक है ना, अभी बार आंधी चल पड़ी शुगर टेस्ट कर लें, ठीक है, तो ये उसको साथ इसका लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता, स्वाय आपके इट विल माउंट योर हेड, तो उसके अलावा कुछ ऐसा आपको फ़ायदा इसका नहीं मिलता, इससे एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ सकता है। तो डॉक्टर साहब इसमें फिर ये भी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक होना चाहिए, जिस तरह अद्वियात डॉक्टर की हदायत के मुताबिक, वक्त पे खाना, न्यूट्रिशन का चार्ट और एक्सरसाइज लेवल, तो ये भी डॉक्टर की हदायत होनी चाहिए कि आप निहार मुँह चेक करें या नाश्ते के बाद चेक करें या रात को सोने से पहले चेक करें या रात को उठ के करें, ये भी डॉक्टर की हदायत। बिल्कुल, इसको जैसे SMBG कहते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, ये आपको घर पे करनी चाहिए, डॉक्टर को भी इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए
उनको आपको फ्लो शीट देनी चाहिए जिसके साथ आप शुगर को टेस्ट करें और उसको कोरिलेट करेंगे अपनी अद्वियात के साथ। जी। तो वो अपनी फ्लो शीट जब भी आप अपने डॉक्टर के पास मॉलेज के पास जाएं वो चार्ट फिल करके लेके जाएं कि मेरी ये शुगर रही है, तो डॉक्टर को आपका जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, उसको जो एडजस्ट करने में, उसको एक जगह फिक्स करने में काफ़ी मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल छोटा सा, वो जो हमने पहला सवाल किया था ना, ये उससे मिलता जुलता सवाल है, और ये सवाल ये है कि एक मैगज़ीन में पढ़ा है कि एक ख़ास किस्म के कैप्सूल, बल्कि इन्होंने तो कस्पूल लिखा है, कस्पूल और हर्बल चाय के पीने से शुगर बाहर दम अंदर, क्या ये मुमकिन है? अनवर शिराजी साहब ने उन्होंने ये पूछा है कि, और आप जब भी अखबार प्रिंट मीडिया में बहुत सारे इश्तहार ख़ासतौर पे संडे को ऐसे आते हैं जो इस किस्म के क्लेम्स कर रहे हैं, हर्बल चाय कैप्सूल, हाँ कैप्सूल का मोटापा ख़त्म, फलां ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। तो ये बेसिकली देखें, मेरा ख्याल है कि शायद रेगुलेशन या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो इस चीज़ों को रेगुलेट करती हैं उनका कसूर है जी। बहुत सारे लोग अपना पैसा, वक्त और अपनी एनर्जी इन चीज़ों पे लुटा देते हैं, उसके बाद जब उनको अच्छे इलाज के लिए उनके पास कोई पैसे नहीं बचते। तो ये मेरे ख्याल से ये कोई ऐसा कैप्सूल नहीं है कि जो उससे आपकी शुगर फौरी तौर पे ख़त्म हो जाए, ये उसी की कड़ी है कि आप आ जाएँ लबलबे का इलाज करवा लें, ठीक। तो ये इसी किस्म की कड़ी है, इसमें कोई कैप्सूल, कोई टी, कोई हर्बल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका स्मार्ट वर्क का, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं। मिस मैरी, इजाज़त ले लें आज डॉक्टर साहब से? फिर ले लेते हैं। एक सवाल है, लेकिन इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डायबिटीज़, लेकिन मैम उज़मा फ़हीम है, ये पूछती हैं कि पॉमस ऑलिव ऑयल जो है वो खाना पकाने के लिए अच्छा है या नहीं? जनरल या ऑलिव ऑयल जो है, इसमें जो हम बात एक पिछले प्रोग्राम में की थी कि दुनिया के अंदर जो 2 ऑयल्स हैं जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जिनके अंदर ज़्यादा होता है, MUFA जिसको कहते हैं, मोफा भी कहते हैं, तो इसमें एक ऑलिव ऑयल है और एक कैनोला ऑयल है। यानी अगर आपको ऑयल यूज़ करना है तो इन दोनों ऑयल में से कोई भी आप इस्तेमाल करें, कैनोला या ऑलिव। सही। टू ऐड ऑन टू दिस, आई थिंक ये पॉमस ऑलिव ऑयल जो है ये स्पेसिफिकली हमारे खानों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। स्मोक पॉइंट का मुराद ये है कि जब आप इसमें खाना पकाएंगे तो ये तेल के ऊपर जल्दी अफेक्ट नहीं होता, जो तेल आपका सैचुरेट हो जाता है, एग्जैक्टली, तो उसके ऊपर इस तरह का इफेक्ट नहीं आता। तो आई थिंक ये पॉमस ऑलिव ऑयल आप ज़रूर यूज़ करें अपनी कुकिंग में। मगर फिर आपने ये बात की तो मैं भी एक बात करूँगा, वो ये है कि ये जो होता है ना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये फर्स्ट पंच होता है, जो ऑलिव लेते हैं उसको जो पहले कशीद करते हैं, दैट इज़ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फिर उसके बाद उसको एक दफ़ा फिर कशीद करते हैं उसी में से, तो दैट इज़ वर्जिन ऑलिव ऑयल, और फिर करते करते जब उसमें केमिकल थोड़ा सा ऐड करके जो फोक होता है उसमें से निकालते हैं, दैट इज़ पॉमस ऑलिव ऑयल। तो वो डीनेचर तो नहीं होता, मगर वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जैसा भी नहीं होता। ठीक है, ओके, दैट एडेड टू माय इंफॉर्मेशन, नॉलेज में एक इजाफे की बात है। तो आज के लिए फिर इजाज़त ले लें। जी सर। डॉक्टर इम्तियाज़, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर वेरी एनलाइटेंड नॉलेज दैट यू हैव शेयर्ड विद अस। बहुत मेहरबानी आपकी। और मिस मैरी परवेज़, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वी वुड लव टू सी यू अगेन एंड कंटिन्यूइंग बेसिस। मगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप एज ए डायबिटीज़ एजुकेटर जो है, हमारे जितने भी डॉक्टर साहब के पेशेंट्स हैं और हमारे बाकी कंसल्टेंट्स के पेशेंट्स हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में, उनकी भी तालीम करें, क्योंकि डॉक्टर साहब ऑलवेज़ एम्फसाइज़ कि जो डायबिटीज़ है उसमें एजुकेशन का बहुत रोल है। बिल्कुल। और हम जो हमारी बाकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इम्तियाज़, उनको भी प्रोग्राम में दावत देते रहेंगे, कभी मिस मैरी परवेज़ और बाकी भी जो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ताकि हमारी पूरी टीम जो है आपके मरीज़ों की खिदमत कर सके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान से। अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।